नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार और निर्माण का जो लेटेस्ट अंक है 4 जनवरी से 10 जनवरी 2021, इसके माध्यम से तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यापार और राज्यों से जुड़ा घटनाक्रम हम देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट इसका ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पार्ट फर्स्ट में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल पार्ट फर्स्ट का भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह हम समराइज करके आगे बढ़ेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी। 128 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। अफोर्डेबल या होम रहने वाले हैं। देश के 6 शहरों में 6 अलग अलग राज्यों के 6 शहर हैं जिनको इनमें शामिल किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग शालाओं के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 10वीं 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से अब संचालित होने लगी हैं। शिक्षकों के लिए स्कूल में आना अनिवार्य है, जबकि बच्चों के लिए ऐच्छिक है। 9वीं 11वीं की कक्षाओं के लिए जो निर्णय है वह प्राचार्य अपने स्तर पर ले सकेंगे। जनजाति वर्ग के 15,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देगा मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश को विकास और जनकल्याण के लिए नई ऊंचाइयों तक ले जाने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप घर बैठे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल का पीडीएफ फॉर्मेट, यानी वह सब कुछ जो कि आप एक बेस्ट कोचिंग क्लास से अपेक्षा रखते हैं। अनअकैडमी प्रेजेंट्स लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर सीटीईटी जनवरी 2021। क्लास स्टार्ट हो चुकी है 4 जनवरी से, सो लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन सीटीईटी जनवरी 2021 इंग्लिश मीडियम। यह क्लास स्टार्ट हो रही है 5 जनवरी से। यूज माई रेफरल कोड टू अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस एंड गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। हमारा रेफरल कोड है बेस्ट ज्ञान टीईटी, जिसके माध्यम से फ्री लाइव क्लासेस आप अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। टीईटी प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 महीने का 1200 रुपये में। 3 महीने में आपको फ़ायदा है 1,000 रुपये महीना पड़ता है, 3,000 रुपये 3 महीने के लिए। वही 6 महीने का सब्सक्रिप्शन का चार्ज है मात्र 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये। 12 महीने सब्सक्रिप्शन का चार्ज है 500 रुपये महीने के हिसाब से 6,000 रुपये। वही 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन का चार्ज है 300 रुपये महीने के हिसाब से मात्र 7200 रुपये। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहां से आप अनअकैडमी पर जा सकते हैं और फ्री में टेस्ट के साथ ही डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। कोड जरूर याद रखें, बेस्ट ज्ञान टीईटी। मुख्यमंत्री ने गरीब कल्याण के साथ की नववर्ष की शुरुआत। इंदौर में गरीबों के साथ इन्होंने नववर्ष मनाया। अंदर के पृष्ठों पर हम देखेंगे खेल चर्चा, सामी की चर्चा में और पिछले सप्ताह की तमाम खबरें। पाठकों और एजेंटों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है। एमपीपीएससी की जो राज्य सेवा परीक्षा 2020 है, वन सेवा परीक्षा 2020 है और राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 है, उसके बारे में विस्तृत विज्ञापन भी इस पेपर में दिया हुआ है। पेज नंबर 2 पर केवल विज्ञापन है, लेकिन यहाँ पर यह खास खबर भी है जो कि काम की है। पंचायत भवनों का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर। और सामुदायिक भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राजमाता विजयराजा सिंधिया के नाम पर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है मध्य प्रदेश के महेंद्र सिंह सिसोदिया, नाम इनका याद रखिएगा। श्री सिसोदिया ने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ऐसा पोर्टल बनाए जिसमें स्व सहायता समूह अपने उत्पादकों की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सके। मनरेगा के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि मनरेगा के अधिकारी प्रतिदिन 4-5 हितग्राहियों से बात करें। मनरेगा के तालाबों का स्पॉट वेरिफिकेशन करें। वृक्षारोपण के लिए पहाड़ियों को चिन्हित किया जाए। पंचायत मंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत सचिव तथा रोजगार सहायक 2 दिवस सोमवार और गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहे। पटवारी को भी इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं।
तो आप भी किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और कोई योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सोमवार गुरुवार अनिवार्य कर दिया गया है पटवारी, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के लिए पंचायत में बैठना। शिखर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ वर्ष 2019 के। याद रखिए, मध्य प्रदेश सरकार खेलों के क्षेत्र में 4 प्रकार के पुरस्कार देती है: विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। यहाँ पर जो उपलब्धियाँ हैं और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, यह फैक्ट आपको याद रखना है। पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। ब्रह्मांड को जानने के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में जानकारी यहाँ पर दी हुई है, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो का भी जो सारांश है वह समराइज़ किया विस्तार से, आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना ही इस दिन का लक्ष्य है। मनाने की शुरुआत कब, कैसे और किसकी याद में हुई, इसकी हम बात करें तो भारत के लिए 12 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व युवा दिवस इसी दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इसी दिन। यह वह तारीख है जब वर्ष 1863 में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इन्होंने दुनिया में अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण भारत को गौरवान्वित किया। इन्हीं की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। वर्ष 1984 में पहली बार भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। फैक्ट याद रखिएगा, युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? स्वामी जी का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1863 में। युवा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 1984 में। पहली बार घोषणा की थी 1984 में और मनाना शुरू हुआ 1985 में। विवेकानंद जी का जन्म वर्ष 1863 में एक कुलीन परिवार में कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के बाद इनका नामकरण स्वामी विवेकानंद हुआ। आपने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इनके जीवन का सबसे मुख्य उद्बोधन था शिकागो, अमेरिका में 11 सितंबर 1893। डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी है, याद रखिएगा। वर्ष 1902 में स्वामी विवेकानंद का 39 वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया। तो मात्र 39 वर्ष की अवस्था में, जब तक एक सामान्य व्यक्ति को अच्छे से समझ भी विकसित नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, इन्होंने सर्वोच्च मुकाम अपने करियर का, अपने जीवन का, अपने अध्यात्म का हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो जनवरी में 1 में आप 6 जोड़ दीजिए तो 12 अगस्त आ जाता है, यानी 6 महीने बाद मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हर बार इसकी एक विशेष थीम होती है। इस बार की थीम क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। पहले तो बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो वर्ष 2020 में युवा दिवस की थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। वर्ष 2019 में युवा दिवस की थीम थी शिक्षा में परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इस थीम का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन लाना जिससे युवाओं को अपने लक्ष्य पाने में सफलता मिले। वर्ष 2018 की थीम थी युवाओं के लिए सुरक्षित स्थान। 16 की थीम थी द रोड टू 2030। कोरोना नियंत्रण में भी अहम है युवाओं की भूमिका, क्योंकि जागरूकता की भी इनको ज़रूरत है, तो ये घूमते ज़्यादा है। विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी होने का लाभ भारत को उठाना चाहिए, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए है। विश्व में जो लगभग 121 करोड़ युवा आबादी है, इनमें सबसे ज़्यादा 21 करोड़ लोग जो कि युवा है, 21 करोड़ भी नहीं, 21% युवा है, अर्थात 25 करोड़ के करीब युवा आबादी भारत में है। विश्व की कुल जनसंख्या 779 करोड़ है। इनमें से 16% आबादी युवाओं की है। इनमें से 57% युवा केवल 10 देशों में रहते हैं। विश्व में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इस एक वैश्विक आयोजन और भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस का मंतव्य भी युवाओं की आवाज़, कार्यों और पहल को लेकर युवाओं के समारोह को अवसर देना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, उस पर भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर इस बार चर्चा संभावित है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी बड़ी युवा आबादी के साथ भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं
नई ऊंचाई पर जा सकती है, बशर्ते वे युवा लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश करें और उनके अधिकारों का संरक्षण करें। इन देशों में युवा आबादी में 60 करोड़ किशोरियां हैं, जिनकी अपनी विशेष ज़रूरतें, चुनौतियां और भविष्य के लिए आकांक्षाएं हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सबसे निर्धन देशों में युवा जनसंख्या सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। तो यह भी एक चौंकाने वाली बात है कि ये देश निर्धन भी है जहाँ पर युवा जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इस समय वैश्विक स्तर पर युवाओं की जनसंख्या अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर है, जिसका लाभ लेने को विकासशील देशों को खासतौर पर आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं से जुड़े सभी पक्षों पर गहन विचार विमर्श होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सरकार 1995 से इसका आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को मंच प्रदान करना है ताकि उन्हें विभिन्न गतिविधियों द्वारा अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके। वर्ष 2020 में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक लखनऊ में किया गया। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम फिट यूथ फिट इंडिया थी। अगले पेज पर MPPSC का विस्तृत विज्ञापन दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 10 फरवरी 2021। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। राज्य सेवा परीक्षा जो होनी है, प्रारंभिक परीक्षा होगी 11 अप्रैल को। 2 पेपर इसमें आपके होते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर होता है फर्स्ट, 10 बजे से 12 बजे तक का इसका टाइमिंग रहेगा। वहीं सामान्य अभिरुचि परीक्षण का जो पेपर होगा 2:15 बजे से 4:15 बजे तक का इसमें टाइमिंग रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सामान्य अध्ययन का पेपर, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी मुख्य परीक्षा में मेरिट तय होती है। हालांकि अब प्री जो एग्ज़ाम होती है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, लेकिन मेंस में तभी बैठ पाएंगे जबकि प्री क्लियर कर पाएंगे। तो विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं MPPSC पर जाकर। 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2021 तक अप्लाई किया जा सकेगा। पदों की संख्या और कौन कौन से पद हैं आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरे पेपर को। इस बार हम बात करें कुल पदों की संख्या की तो 235 पद हैं। परीक्षा योजना के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो राज्य सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है। मुख्य परीक्षा है तो उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, OMR आधारित, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, गोले लगाने रहते हैं। सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए होती है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, जो कि लिखित होती है, विवरणात्मक होती है, जैसे कि आपकी 10वीं परीक्षा होती है उस प्रकार से। उसके बाद होता है साक्षात्कार और इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण। विस्तार से योजना तथा पाठ्यक्रम आप डाउनलोड कर सकते हैं www.mppsc.nic.in पर जाकर के। आयु सीमा की बात करें तो गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु और अधिकतम 40 वर्ष। वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु है 33 वर्ष। आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। अधिवार्षिक आयु 62 वर्ष। शारीरिक मापदंड हैं वर्दीधारी पदों के लिए पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर। महिला की ऊंचाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, सीने का माप अपेक्षित नहीं रहता है। बात करें परीक्षा शुल्क की तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क रहेगा। शेष सभी श्रेणी और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए शुल्क रहेगा 500 रुपये। 40 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा, तो इस प्रकार से 40 रुपये और इसमें जोड़ दीजिए। MPPSC ने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 14 फरवरी 2021। पद संख्या और शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। BE वाले विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहायक यंत्री, निरीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के अलावा सहायक यंत्री के पद इसमें हैं, जिसमें कि अप्लाई किया जा सकता है 15 फरवरी 2021 से लेकर 14 फरवरी 2021 तक। पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरें। जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए कृषि विश्वविद्यालय आ गया है। जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए कृषि विश्वविद्यालय आ गया है। कृषि विश्वविद्यालय किसानों को जैविक बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने की कार्य योजना पर अमल करें। किसानों को जैविक आदानों की आपूर्ति की आवश्यकता का संकलन किया जाए, उसके अनुसार आगामी 2-3 वर्षों में आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों उन्नत जैविक खाद्यान्न, खाद और कीटनाशकों का उत्पादन किसानों के खेतों पर कराए ताकि आसपास के अन्य किसान भी जैविक उत्पादन के लिए प्रेरित हो। ये बातें कही राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने पवारखेड़ा होशंगाबाद में आयोजित जैविक उन्नत कृषि कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए। तो जैविक खेती को लगातार बढ़ावा देने की बात की जा रही है। गुजरात का उदाहरण यहाँ पर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी 10,000 गायों के गोबर से जैविक उत्पादों के उत्पादन की परियोजना शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम में किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं, अधिकतम खुदरा मूल्य पर फसल बेचने का अधिकार दिया है। यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य में क्या अंतर है, यह समझना जरूरी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाता है, वह भी उनको मिल नहीं पाता है, केवल घोषणा होती है। अब बात करें एमआरपी, तो एमआरपी का उद्देश्य यह होता है कि कोई जो वस्तु है या कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, वह उपभोक्ता को जो एमआरपी लिखी होती है कम से कम उससे ज़्यादा पर तो ना मिले। मुनाफाखोरी को रोकने के लिए यह प्रयास होता है। अब जब एमएसपी ही यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है, तो फिर किसान मुनाफाखोरी तो करता नहीं है कि उसको एमआरपी लागू करेंगे आप। बहकाने वाली ये बातें हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसा। स्वामित्व योजना के बारे में जानना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना से आबादी के 70 सालों के बाद किसानों को आबादी की ज़मीन का अधिकार मिल रहा है। अब वह भी अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण लेकर अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है। तो स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण योजना है। न केवल बैंकों से ऋण इसके द्वारा मिलेगा, बल्कि जो ज़मीन से संबंधित विवाद होते हैं उनका भी निराकरण में मदद मिलेगी। श्री पटेल ने कहा कि रासायनिक आदानों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी जहरीली हो गई है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। इसलिए सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यालय समय में भूमि उपचार के लिए बहिरंग व्यवस्था यानी ओपीडी चलाई जाएगी। टोल फ्री हेल्पलाइन भी इसके लिए संचालित होगी। नगरीय विकास का बनेगा पंचवर्षीय रोड मैप, यह बात कही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने। उन्होंने जानकारी दी कि नगरीय निकायों का पंचवर्षीय वर्ष 2021 से 26 तक का रोड मैप बनाया जाएगा 5 वर्षों के लिए। सभी मंत्रियों के नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में एक न एक मंत्री का नाम पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा सभी के नाम। सरकार के लिए सुशासन का मतलब है आमजन के कार्य सुगमता से हो। किसान बिल से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यह बात कही औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने। धार जिले में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण इन्होंने किया है। श्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि शासन द्वारा नामांतरण तथा बंटवारा की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है ताकि किसानों को परेशानी न हो। अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण इन्होंने किया। अशासकीय विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र का विस्तार होगा, यह जानकारी दी पशुपालन, सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने। सागर जिले के ग्राम रतोना में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र में गौशाला विस्तार कार्य का भूमि पूजन भी इन्होंने किया है। मनरेगा में 1,09,86,000 रुपये की लागत से यह विस्तार कार्य होना है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल के लिए मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। खरगोन जिले को मिला है डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम पुरस्कार। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है हाल ही में किस जिले को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम पुरस्कार मिला है। आंसर रहेगा खरगोन जिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। रोजगार सेतु पोर्टल को महामारी में नवाचार श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है। पुरस्कार का नाम है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में सिल्वर अवार्ड।
यह पोर्टल कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी और अन्य श्रमिकों की पहचान, पंजीकरण, कौशल और रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। वही जिला खरगोन को जिले की वेबसाइट के लिए डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिला श्रेणी के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय विधि और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद। सचिव है MIT के श्री अजय साहनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल हुए। नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और विभिन्न स्थानों पर आयोजन किया गया। माणिकचंद्र वाजपेयी पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। यह पहले बंद कर दिया था, फिर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माणिकचंद्र वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का द्वीप प्रज्वलन का शुभारंभ कर रहे हैं। फोटो में आप देख सकते हैं। प्रख्यात पत्रकार थे मामाजी माणिकचंद्र वाजपेयी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में श्री राजेंद्र माथुर जी के नाम से भी पत्रकारिता पुरस्कार को जारी रखा जाएगा। ये बातें कही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटवाल, भोपाल में जनसंपर्क विभाग द्वारा मामाजी माणिकचंद्र वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत डाक टिकट अनावरण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए। शिल्पियों को रोजगार दिलाने के लिए संकल्पित है सरकार। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। कहाँ पर? भोपाल में स्थित गोहर महल में राग भोपाली 2020 का उद्घाटन करते हुए। फैक्ट याद रखिएगा, गोहर महल कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। राग भोपाली 2020 प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? भोपाल में। शिल्पियों को प्रमाण पत्र भी इन्होंने बांटे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की। जरी जरदोजी करते शिल्पकारों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, रोजगार मिलता रहे इसके लिए हर संभव उपाय करेंगे। पीथमपुर में 498 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव से निवेशकों ने मुलाकात कर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 498 करोड़ रुपए की लागत से नई इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया। निवेशकों ने चर्चा के दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 तथा मध्य प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण की प्रशंसा की। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण को देखते हुए सिप्ला कंपनी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में दूसरी यूनिट स्थापित करना चाहती है। यह यूनिट रेस्पिरेटरी एपरेटर्स का निर्माण करेगी। इससे क्षेत्र के 800 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा कंपनी के कार्य क्षेत्र की सहयोगी गतिविधियों में बड़ी संख्या में लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि सिप्ला की एक यूनिट पहले से ही SEZ इंदौर में कार्यरत है। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आंगनवाड़ी केंद्रों पर होगा रीयूजेबल कपड़े के नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण। संचालक महिला बाल विकास श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जानकारी दी कि 30 दिसंबर से 15 जनवरी 2021 तक प्रदेश के सभी 52 जिलों में कुल 17,005 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कपड़े के सुविधाजनक रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण वाटर एड संस्था के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन आयोजित होगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 अध्यादेशों का अनुमोदन कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजने की मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषंगिक विधिक कार्रवाई हेतु गृह विभाग को अधिकृत किया है। अन्य निर्णय जो किए गए हैं उसकी हम बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2020 को मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अध्यादेश 2020 के रूप में प्रभावशील करने का अनुमोदन किया गया। इसमें जो नया प्रावधान है वो ये है कि यदि समय सीमा में लोक सेवाएं नागरिकों को नहीं मिलती हैं, अधिकारी नहीं दे पाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसे स्वीकृत किया हुआ मान लिया जाएगा। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र की एक निश्चित टाइमलाइन मान लो 1 महीने या 15 दिन है, 15 दिनों में
एसडीएम उस पर स्वीकृति नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली फिर जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित राज्य पिछड़ा वर्ग विधेयक को भी अधिकृत किया। पूर्व में अनुमोदित वेट 2020 विधेयक को मध्य प्रदेश वेट द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020 के रूप में प्रभावशील करने की अनुमति दी गई। पहले से अनुमोदित मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर विधेयक को भी अनुमोदित किया। तो यहाँ पर जो भी विधेयक है आप देख सकते हैं ज़्यादातर विधेयकों को ही अनुमोदित किया गया है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इंटरेस्टिंग हो तो पढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। नागरिक सुविधा के लिए सीएम हेल्पलाइन एवं लोकसभा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा पर भी काम किया जा रहा है। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था के तहत सिटीजन इंटरफेस पर 14 नई सेवाओं को जोड़ा गया है। प्रदेश की देश विदेश में फैली बहुमूल्य परिसंपत्तियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नए लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग का भी गठन किया गया है। तो हाल ही में नया विभाग जो है जिसका गठन किया गया है, याद रखिएगा, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। लोकसेवा गारंटी कानून में संशोधन कर मान्य अनुमोदन यानी डिम्ड अप्रूवल का प्रावधान भी किया गया। आधार पंजीयन और सुधार तथा आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी शुरू की गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना को अमल में लाने के लिए किसान भी जवान के बराबर सम्मान के हकदार है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसान दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में प्रमाण पत्र बांटे और वहीं पर यह बात कही है। विभिन्न 9 श्रेणियों में 28 पुरस्कार इन्होंने दिए। सुशासन दिवस के अवसर पर, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड और बैंकों में कार्य करने वाले लोग अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के लिए चौपालों का आयोजन करेंगे। राष्ट्र के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है शहीद भीमा नायक का बलिदान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमर शहीद भीमा नायक के बलिदान दिवस पर पुष्प अर्पित कर रहे थे बड़वानी में। बड़वानी जिले के भीमा नायक प्रेरणा केंद्र ग्राम धाबा बावड़ी में अमर शहीद भीमा नायक के बलिदान दिवस पर इन्होंने संबोधन भी दिया। तो फैक्ट याद रखिएगा, बड़वानी जिले से संबंध है भीमा नायक का, ग्राम धाबा बावड़ी। अमर शहीद भीमा नायक ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया था। भीमा नायक से अंग्रेज कांपते थे। उनका कार्यक्षेत्र बड़वानी से लेकर महाराष्ट्र के खानदेश तक था। उनकी फौज में 10,000 सेनानी शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजी बंदूकों का मुकाबला तीर कमान से किया था। वे अंग्रेजों के खजाने को लूटकर गरीब जनता में बांट दिया करते थे, इसलिए वे निमाड़ के रॉबिन हुड कहे जाते थे। याद रखिए, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? भीमा नायक को। और भी विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, हमारे पास समय कम है इसलिए विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, गिरफ्तार बाद में धोखे से अंग्रेजों के द्वारा इनको कर लिया गया, काला पानी की सज़ा हुई, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में रखा गया, यातना दी गई। 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में वे शहीद हुए। धावा बावड़ी में अब हर वर्ष शहादत दिवस पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाएगा। वनों पर आश्रित समुदायों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं रोजगार के साधन। मध्य प्रदेश के 14 जिलों के 18 वन मंडलों के 7,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले ऐसे 722 माइक्रो वाटर शेड की पहचान की गई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरों से घिरे हैं। राष्ट्रीय जल परिवर्तन कार्य योजना के अंग के रूप में ग्रीन इंडिया मिशन योजना में अभी तक प्रदेश के 20,192 हेक्टेयर वनों का उपचार किया जा चुका है। इसके साथ ही इन वनों पर आश्रित स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उन्हें वैकल्पिक रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 4,000 से ज़्यादा हितग्राहियों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
चर्चा में वाला जो पेज है यह आप ज़रूर पढ़ा करें यदि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, और वैसे भी आपका नॉलेज बढ़ाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज होता है। रामबाण कहूँगा मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसको। वेदांत पटेल व्हाइट हाउस के सहायक प्रेस सचिव नामित किए गए हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के संचार और प्रेस स्टाफ के सदस्यों की घोषणा कर दी है। उन्होंने भारतवंशी अमेरिकी वेदांत पटेल को सहायक प्रेस सचिव बनाया है। पटेल बाइडेन के प्रवक्ता है और उनके चुनाव अभियान से जुड़े रहे हैं। भारत में जन्मे और कैलिफोर्निया में पले बड़े पटेल ने कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वे संचार निदेशक भी रह चुके हैं। विग कार्ल दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन ने सबसे बड़ा लिफ्ट किया पूरा। दुनिया की सबसे लंबी 820 फीट लंबी क्रेन विग कार्ल ने 575 टन वजनी स्टील के एक सिलेंडर को रखकर सबसे बड़ा लिफ्ट पूरा किया। दरअसल ब्रिटेन के ब्रिजवाटर के पास न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा है। यहाँ विग कार्ल ने परमाणु रिएक्टर के लिए 3 स्टील रिंग में से एक को लिफ्ट किया। विग कार्ल के पास 5000 टन भार उठाने की क्षमता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जापानी दूतावास ने दिखाई झलक। मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की पहली झलक भारत में जापानी दूतावास ने दिखाई है। जापानी दूतावास ने बुलेट ट्रेन E5 सीरीज शिनकानसेन की तस्वीरें जारी की हैं। यह ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन पर बुलेट ट्रेन के तौर पर चलाई जाएगी। ज्ञात रहे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को 1,00,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी थी। चीन में 6300 साल पुराने धान के खेत मिले हैं। दुनिया के सबसे पुराने धान के खेत पूर्वी चीन के युवाओं शहर में मिले हैं। इन खेतों को विशेषज्ञों ने 6300 साल पुराना बताया है। इन खेतों में सिंचाई के लिए पारंपरिक नहरों का जाल बिछा है। इन खेतों को जिजियांग इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल रेलिक्स एंड आर्कियोलॉजी और निगम्बो कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खोजा है। रूस में प्रदर्शनी के लिए रखा गया तानाशाह हिटलर का पसंदीदा मगरमच्छ। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के पसंदीदा सैटर्न को मरने के बाद ऐतिहासिक डार्विन म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए केमिकल लगाकर रखा गया है। 22 मई को 84 साल की उम्र में मास्को के चिड़ियाघर में इस मगरमच्छ की मौत हो गई थी। सैटर्न की प्रसिद्धि बच्चों के बीच जाता थी, इस कारण हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक इस मगरमच्छ को देखने पहुंचते थे। फ्रांस में 2.5 घंटे बर्फ में बैठकर हेल्थ वर्कर ने रिकॉर्ड बनाया। फ्रांस के 34 वर्षीय हेल्थ वर्कर है रोमन वेर्डेडोर्फ। इन्होंने 2 घंटे 35 मिनट और 43 सेकंड तक बर्फ से भरे केबिन में बिताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक के मुताबिक पिछला रिकॉर्ड 40 मिनट का ही था, जो पिछले साल फ्रांस में ही बना था। रिपोर्ट के अनुसार कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद के लिए हेल्थ वर्कर ने यह चुनौती स्वीकार की थी। दुबई के सुल्तान की टिकटॉक पर हुई एंट्री। दुबई के सुल्तान और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ज्वाइन कर लिया है। भारत में तो बंद हो चुका है। प्रिंस चार्ल्स ने कोरिनियम संग्रहालय का दौरा किया। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के सिरेनसेस्टर स्थित कोरिनियम संग्रहालय का दौरा किया। इस संग्रहालय में 40,000 साल पहले के कोट्सवोल्ड में जीवन पर आधारित कंकालों और ममी को संग्रहित किया गया है। इसमें कांस्य युग और लोह युग के मानव कंकालों और अन्य वस्तुओं का बेहद दुर्लभ संग्रह है। रेयान काजी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर बन गए हैं। 9 साल का खिलौना समीक्षक रेयान काजी लगातार तीसरे साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला यूट्यूबर बना है। रेयान ने इस साल $30 मिलियन यानी 220 करोड़ रुपए की कमाई की है। पिछले साल 191 करोड़ रुपए की कमाई कर पहले नंबर पर था। रेयान अपने यूट्यूब चैनल रेयान्स वर्ल्ड पर खिलौनों के बारे में जानकारी देने वाले वीडियो साझा करता है। उसके चैनल के 2.7 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। दिल्ली की सुंदर नर्सरी को मिला यूनेस्को अवार्ड। दिल्ली की सुंदर नर्सरी को इस साल यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना गया है। नर्सरी को इस पुरस्कार के तहत उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। निजामुद्दीन में हुमायूं के मकबरे और किले के पास 90 एकड़ में फैली सुंदर नर्सरी में कई गार्डन, तालाब और ऐतिहासिक धरोहर है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यह अवार्ड निजी व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। मनीला में नाव में बैठकर देख सकते हैं फिल्म।
फिलीपींस के मनीला में ऐसा थिएटर बनाया गया है जहां लोग नाव में तैरते हुए अपनी पसंदीदा फिल्म का आनंद उठा सकते हैं। सिद्धांत गुम्बर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। संयुक्त अरब अमीरात में 1 मिनट के अंदर सबसे अधिक संख्या में विमानों के पिछले हिस्से की पहचान करने वाले 12 वर्षीय भारतीय बालक सिद्धांत गुम्बर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अबू धाबी में रहने वाले सिद्धांत ने 7 सेकंड में 39 विमानों के पिछले हिस्सों की पहचान की। उन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता मिली है। सेवन गेबल्स ऐतिहासिक थिएटर में लगी आग। अमेरिका के ऐतिहासिक सेवन गेबल्स थिएटर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अचानक आग लग गई है। 2017 में बंद हो चुके 95 वर्ष पुराने थिएटर में धुएं के गुबार और आग की लपटों की सूचना मिलने के बाद रूजवेल्ट वे और एनी 50वीं स्ट्रीट पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। मूल रूप से यह एक हाल था। 1974 में इसे थिएटर का स्वरूप दिया गया। विनय रेड्डी और गौतम राघवन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी विनय रेड्डी को स्पीच राइटिंग का डायरेक्टर बनाया है। वही भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक अन्य गौतम राघवन को उपनिदेशक राष्ट्रपति कार्यालय कार्मिक नामित किया गया है। लाइमा डाल्स ने अब अफ्रीकी बच्चों के लिए ब्लैक डॉल लॉन्च की। आइवरी कोस्ट की प्रसिद्ध लाइमा डाल्स ब्रेड्स ने ब्लैक डॉल लॉन्च की है। यह शुरुआत खासतौर पर अफ्रीकी बच्चों को ध्यान में रखकर की गई है। कोलंबिया में वैज्ञानिकों ने खोजी हिम युग की पेंटिंग। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने कोलंबिया में करीब 12,500 साल पुरानी पेंटिंग खोजी है। यह मौजूदा इतिहास से पुरानी है। इनमें कुछ ऐसे जानवरों का चित्रण है जो लुप्त हो चुके हैं। आदिमानव की बनाई गई तस्वीरों में विशाल सात हिमयुग के घोड़े और लिप्त हो चुके ऊँट भी मौजूद हैं। ब्रिटेन के एक चैनल ने इन पेंटिंग्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर जारी की है। इसरो ने चंद्रयान 2 के पहले चरण का डाटा किया सार्वजनिक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 2 मिशन के पहले चरण का डाटा जारी किया है। यह डाटा मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा के लिए भेजे गए ऑर्बिटर द्वारा जुटाया गया है। इससे दुनिया भर के वैज्ञानिक और आम नागरिक चंद्रमा को लेकर अपनी समझ बढ़ा सकेंगे। इस डाटा के जरिए माना जा रहा है कि भारत द्वारा 22 जुलाई 2019 को भेजे गए चंद्रयान 2 मिशन की पूरी जानकारी भी मिल पाएगी। इसमें किसी ऑर्बिटर द्वारा अब तक ली गई चंद्रमा की सबसे बेहतरीन तस्वीरें, उसके अंधेरे हिस्से की पड़ताल, एक्सरे से तैयार की गई सतह की बनावट आदि शामिल हैं। आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा महापौर बन गई है। केवल 21 साल की उम्र में जहां अधिकतर युवा अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं या कॉलेज की शिक्षा पूरी करके नौकरी के सपने देखते हैं, वह केरल के तिरुवनंतपुरम की आर्या राजेंद्रन महापौर बन गई है। वह देश की सबसे युवा महापौर है। केरल के तिरुवनंतपुरम की आर्या राजेंद्रन। स्मृति शेष मलयाली अभिनेता अनिल नेदुंगडू का निधन हो गया। मलयाली अभिनेता अनिल नेदुंगडू का मालंकारा बांध के पास नहाते समय डूब जाने से निधन हो गया। नेदुंगडू को अय्यप्पानुम कोशम फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 48 वर्षीय अनिल ने मलयाली टीवी चैनलों से एंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता के रूप में काम किया। मलयालम कवित्री सुगाथा कुमारी का निधन। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात मलयालम कवित्री सुगाथा कुमारी का भी 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थी। पर्यावरण संरक्षण और साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आयकर विभाग में आयकर निरीक्षक, कर सहायक और आशुलिपि ग्रेड सेकंड के लिए खिलाड़ियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। देख सकते हैं यदि आप योग्य हो तो ये रहेगी पात्रता। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक में भर्ती खुली है। 29 अधिकारियों के लिए महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक के पद हैं। अलग अलग वेतन है। कम से कम वेतन रहेगा 73,205। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 के बीच में परीक्षा शुल्क है 1200 रुपये। SC ST OBC के लिए 900 रुपये। विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं apexbank.in पर जाकर के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का अगला पार्ट और लास्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके बता सकते हैं।
या पूछ सकते हैं प्रश्न हो तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।